हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो हमारे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी तक लागू नहीं हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो सब लोग ये सबके मन में एक क्वेश्चन है कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी। ठीक, तो बात करेंगे इसके बारे में, कब से लागू हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं ये है क्या, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या, क्या भला है। और सब लोग कंफ्यूज हैं कि क्या भला आ गई नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पता नहीं क्या सरकार ने बना दिया, ये नुकसानदायक है फ़ायदेमंद है। तो सबके मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बैठा हुआ है। तो ज़रा उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। देखो, हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री है MHRD, इसका पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, और इसका एक नया नाम, इसमें अच्छा क्या होता है, इसमें एजुकेशन सेक्टर बड़ा सब हमारा इसी में आता है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो इसको हम लोग सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब जो नई शिक्षा पद्धति है हमारी वो क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4। ठीक, ये है। अब कई लोग समझते हैं ये 5+3+3 आखिर है क्या चीज, भला ये क्या चीज़ है। ठीक, तो कई लोग कहते हैं ये क्लास 5, 5+3 8 क्लास, +3 11, +4 14, ये 14 क्लास हो गए। तो सब लोग समझते हैं 14 क्लास हो गए, क्या है? मतलब कई लोगों को हमने बात करते सुना, कोई कहता है 14 क्लास हो जाएंगे, कोई कहता है पता नहीं क्या, नई नई बातें हैं। मतलब किसी को, बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको 10 मिनट में आपको पूरा समझा देते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक, देखो, पहले हम लोग चेंज इन एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जब चेंज किया गया, कब कब चेंज हुआ? सबसे पहले एक बार चेंज हुआ 1968 में, 1968 में। ठीक, उसके बाद एक चेंज हुआ 1986 और ये 1992 के आसपास इसको लागू किया गया लगभग। ठीक है, लेकिन ये चेंज जो थे, ये वाला चेंज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था कि इसको हम एक नई अलग से नाम दें। ठीक है, तो एक छोटा मोटा चेंज था, कुछ छोटे मोटे चेंज कर दिए भाई कि ये नहीं है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, फलाना डिमा का, इस तरीके से। ठीक, अब 2020 में, ठीक, पिछली साल मतलब एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई जिसका नाम रखा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसको क्या नाम दिया गया? 5+3+4, 5+3+3+4। ठीक, देखो, इसको समझने के लिए पहले हम लोग पुराना सिस्टम समझ लेते हैं। जो पुराना सिस्टम था हमारा वो क्या है? तो हमारा ओल्ड सिस्टम क्या है? 10+2। ओल्ड सिस्टम क्या हमारा? 10+2, मतलब 10 कक्षा 10 और कक्षा 12, यानी कि 10+2 तो कक्षा 12, यानी कि कक्षा 12 तक की बात हो गई यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी सरकार है, वो कक्षा 12 तक हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखेगी, उनको पढ़ाई लिखाई देखेगी। ठीक, उसके 12 के बाद क्या करना है वो आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो जो हमारा 10+2 सिस्टम था उसमें क्या होता था कि बच्चे को स्कूलिंग क्लास, बच्चे की स्कूलिंग 6 साल से स्टार्ट होती है। मतलब जब बच्चा 6 साल हो गया तब उसको स्कूल जाना पड़ेगा, तब उसको स्कूल जाना शुरू करेगा, यहाँ पर 6 साल का। ठीक, तो जो पुराना सिस्टम है 10+2, इसमें बच्चा 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट करेगा क्लास 1 से। ठीक, और वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पास करेगा। क्लास 1 से लेकर 5वें तक हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं, 5वें से 6ठे से 8वें तक हम लोग क्या बोलते थे? जूनियर हाई स्कूल। और 9वें 10वें हम लोग क्या बोलते थे? हाई स्कूल। और 11 12 हम लोग क्या बोलते थे? इंटरमीडिएट। ठीक, तो ये पुराना सिस्टम था जिसमें बच्चा हमारा 6 साल से नॉर्मली स्कूल जाना शुरू करता था, जो गवर्नमेंट का रूल है वो। बाकी तो प्राइवेट स्कूल वाले आजकल पता चले उनका तो बस चले तो बच्चा पैदा हुआ तभी आपके घर में आ जाए कि चलो हम पढ़ाएंगे इसको। तो प्राइवेट स्कूल वाले तो पैसा चाहिए। ठीक, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा पैसा देगा आप उसकी केयर करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट का रूल था वो क्या था कि 6 साल से पढ़ाई बच्चे की स्टार्ट करनी है। ठीक, और कक्षा 12 तक गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखेगी, उसकी देख रेख में बच्चा पढ़ेगा। ठीक, ये था पुराना सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या है कि नए सिस्टम में NEP मतलब आप समझ रहे हैं, नया सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, जो स्कूलिंग होगी बच्चे की, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा 3 साल से, मात्र 3 साल की उम्र से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। अब आप कहोगे 3 साल में बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे 3 साल का बच्चा तो छोटवा होता है, वो क्या पढ़ेगा? तो हम आपको बताएं, देखो 3 साल में जब बच्चा जाना शुरू करे, ये बात बिल्कुल सही है कि 3 साल का तो बच्चा बहुत छोटा है, वो क्या पढ़ाई करेगा? उसको क्या पता पढ़ाई के बारे में? 3 साल में बच्चे तो खेलते हैं, गाँव में तो बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में लौटते पोड़ते हैं। अब भाई शहरों में तो वो भी अपना हिसाब से खेलते हैं। भाई पार्क है, घर तो बगल पार्क चले गए, अपने घर में खेल खाल रहे हैं, या जो भी अपना सामान इधर उधर उठा फेंकते रहते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि नहीं, इसमें कोई पढ़ाई नहीं होनी है।
बच्चे को 3 साल पे स्कूल में दाखिला दे दो, स्कूल में आ जाए। अब वो स्कूल में क्या करे, स्कूल में बच्चों के साथ खेले, अपना जो कुछ काम करना हो, रोए धोए, थोड़ा बहुत थोड़ा ज़मीन में लोटे पोटे, और थोड़ा बहुत अपना कुछ भी करे। मतलब उसको 3 साल तक, 3 साल में स्कूल जाना जरूर, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक। तो इसमें पहला जो स्टेज है वो है आपका 5। तो 5 स्टेज को, ये पहले स्टेज को क्या नाम दिया गया, फाउंडेशन स्टेज। जरा समझिए, 5 जो ईयर है 5 वाला, इसको क्या नाम दिया गया, ये 5 हो गया, ये वाला फाउंडेशन स्टेट। तो फाउंडेशन स्टेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में, ठीक। पहला है 3 इयर्स प्लस 2 ईयर्स। तो पहला जो बच्चा 3 साल जब स्कूल गया, ठीक, तो उसको 3 साल तक उसको प्ले ग्रुप में रखा जाएगा, उसको प्लेइंग मतलब खेलने के लिए, ठीक। समझ रहे ना आप बात को। जब 3 साल का बच्चा स्कूल गया, और उसको अगले 3 साल तक, यानी 4 5 6 साल तक बच्चा खाली स्कूल में जाए, खेले, और बस अपना थोड़ा बहुत उसको सिखाया जाएगा। सिखाया मतलब यह कि जैसे मान लो उदाहरण दो, जैसे बच्चे से पूछ लिया, बताओ बच्चा ये कौन सा फल है, तो उन्होंने कहा केला है। तो दूसरे ने कहा, मान लो कोई दूसरा थोड़ा भाई पढ़े लिखे घर का है, उन्होंने कहा नहीं बनाना है। तो फिर टीचर ने कहा था नहीं बेटा, ये इसी को बनाना कहते हैं, और इसी को हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं। और मान लो पूछ लिया भाई, बच्चे से पूछ लिया, दूसरे बच्चे से बताओ ये क्या है बच्चा, तो उसने कहा ये तो सेब है सर। तो दूसरा बच्चा मान लो कोई कहते हैं नहीं ये सर एप्पल है। तो फिर टीचर समझाएगा, बच्चा इसको एप्पल कहते हैं अंग्रेजी में, और सेब कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो इस तरीके से समझा सकते हैं। इसे आपने पूछ लिया, कोई सब्जी दिखा दी, पूछा ये क्या है, उसने कहा गाजर है। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ बस कह दिया, मान लो कैरेट है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चे को उसकी हिंदी इंग्लिश मतलब पता चलेगा ये है क्या चीज़। जो अपने आसपास चीज़ें ना उनको पहचानना शुरू करेगा बच्चा, ठीक। ऐसे मान लो बच्चे से पूछ लिया भाई कि ये, ऐसे मान लो कोई पेन दिखा दिया, पूछ लिया क्या है, पेन है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें जो है बच्चा सीखेगा। मतलब 90% समय उसका खेलने कूदने में ही जाएगा। वो खेलेगा कूदा, यहाँ अपना लोटा पोटा, खूब कपड़ा गंदा किया, रोया धोया, थोड़ा वो रो लिया, थोड़ा हंस लिया, जो करना चाहा किया अपना, बस उसका। अब क्या है, मान लो बच्चे को आपने दिखाया भाई, ये पूछा ये क्या है, वो आप बोले बच्चा का आम है, मैंगो है। अब बच्चे से कहा भैया खाइए, खाओगे बेटा। अब बच्चा को तो खाने चाहिए, उसको कहा देगा हाँ खाएंगे सर। तो बच्चे को आपने दे दिया मान लो खाने को। अब बच्चा तो खुश। जो बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा था, जो स्कूल जाने से मना कर रहा था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल के नाम से इसको बुखार आ जाता था, वो रोने लगता था। तो उसको पता स्कूल में एक दिन गया, मान लो उसको मान लो आज सर जी ने केला खिला दिया, मान लो बनाना खिला दिया, या सॉरी केला खिला दिया, या आम खिला दिया, या सेब खिला दिया, या कोई और चीज़ खिला दी, छोटी मोटी खिला दी, और उसको खूब खेलने दिया। तो बच्चा कहेगा अरे हमें घर में तो बहुत कम खेलने मिलता है, यहाँ तो मम्मी डांटती रहती, पापा डांटते रहते, भैया डांटते रहते, ये सब डांटते रहते हैं। अरे हम तो स्कूल में जाइए, स्कूल में तो सर जी हमारे कुछ नहीं करते हैं, मारते भी नहीं हैं, हमको खाने को भी देते हैं। तो बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो पहला काम क्या है, 3 साल तक बच्चे को स्कूल में इंटरेस्ट डेवलप करना, और यहाँ पर बच्चा छोटी मोटी चीज़ें सीखेगा और खेलेगा स्कूल में, ठीक। यानी उसका स्कूल से लगाव बढ़ जाए, मतलब उसको घर से ज़्यादा अच्छा स्कूल में लगे। और जब वो घर आए तो कहे नहीं हम तो स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में अच्छा लगने लगे। तो ये पर्पज़ है उसका, ठीक। उसके बाद अगले 2 साल में, जब बच्चा 3 साल स्कूल में रह लिया, तो वो 3 साल पे गया था, अब कितने साल हो गया, 6 साल हो गया। अब 6 साल जब हो गया तब उसको क्लास 1 में भेज दिया जाएगा, ठीक। क्लास 1 में जाएगा, और क्लास 1 में थोड़ा बहुत चीज़ें टीचर लोग पढ़ाएंगे, सिखाएंगे उसको, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 में जैसे मतलब 2 साल तक रहेगा बच्चा, क्लास 1 रहेगा और क्लास 2। क्लास 1 और 2 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई बच्चे को एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, बच्चे को फ्री माइंड से पढ़ाना है। अब बच्चा को पता है भाई 6 साल का बच्चा होते होते उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। अब बच्चा को ये पता है कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना, हमको पेपर नहीं देना है, खाली बस टीचर जो सिखाया, टीचर ने कहा बताओ ये फॉर एप्पल होता है, एप्पल माने सेब होता है, ठीक। राम ने क्या खाया, सेब खाया। और मान लो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रदीप लड़का है, ये प्रदीप कहाँ जा रहा है, उन्होंने कहा वहाँ जा रहा है। तो इस तरीके सेंटेंस बनाना, छोटे मोटे मतलब चीज़ें क्लास 1 से सिखाना शुरू कर देंगे टीचर लोग, ठीक। और उसके बाद वो क्लास 2 में प्रमोट हो जाएगा, क्लास 2 में प्रमोट हो जाए, फिर उसको थोड़ा और लेवल उसका आगे बढ़ेगा, थोड़ा और सिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 1 और क्लास 2 वो आपका सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आते आते बच्चा हमारा हो गया 6 साल का हो चुका था यहाँ पर, और 8 साल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 5 साल ही ऐसे बीत गए बच्चे के। तो 5 साल बाद बच्चा क्लास 2 जो है वो क्रॉस कर जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे को पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना नहीं, कोई पेपर तो होना नहीं, उसको सीधे सीधे
अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये पहला स्टेप हो गया आपका। जो 5 है इसका मतलब ये हो गया। अब हम आते हैं 3 वाला, इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके बाद देखो 5 ये निकल गया 5 साल, ये 5 3 8 3 11 3 14 ये ईयर है, नंबर ऑफ साल है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखो 5 साल ये निकल गया। अब उसके बाद बच्चा यहाँ आ गया इस स्टेज पे। ठीक, तो सेकेंड स्टेज को इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेरेटरी स्टेज। ठीक, इसमें बच्चा 3 साल गुजारेगा। कितने साल गुजारेगा बच्चा? 3 साल गुजारेगा। अब इसमें बच्चा क्लास 3 4 और 5 3 4 5 ये पास करेगा। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे की थोड़ी प्रॉपर वे में स्टडी शुरू हो जाएगी। स्टडी होगी प्लस सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी, कुछ मतलब बच्चे को मतलब कुछ क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी। क्रिएटिविटी मतलब कि जैसे बच्चे को स्टेज खड़ा कर दिया, भाई एक पोएम सुनाओ स्टेज। भाई कई बच्चों के सामने एक बच्चा क्या हिचकिचाएगा। अब बच्चे को धीरे धीरे क्या होगा, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाएगी कि मान लो कहीं कोई स्पीच देनी है तो उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस पर कई बच्चों के सामने खड़ा हो गया, अब बच्चा काँप रहा डर के मारे, और उससे भाई पहले 1 2 बार काँपेगा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे उसके अंदर की हिचकिचाहट बाहर निकलेगी। मतलब उसको ये चीज़ सिखाई जाएगी, कुछ एक्टिविटी कराई जाएंगी। ठीक, उसके अलावा लैंग्वेज, यहाँ पर ये कहा गया कि हर स्कूल में ये ज़रूरी होगा कि वो लोग अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उस क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को सिखाया जाए। जैसे अभी क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो हैं, इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो है इंग्लिश में सब कुछ सीखते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा अगर मान लो छोटा बच्चा है तो वो अपनी सीखने की उसकी जो इच्छा होती है, जो उसकी सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है, वो उसकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, मान लो तमिल है, या किसी की मान लो बंगाली है, किसी की मान लो कोई भी भाषा है, तो वो उसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये कहा गया बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में समझाओ। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, या ऐसा कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आप इसको इंग्लिश में भी समझा सकते हो। भाई प्राइवेट स्कूल तो देखो वैसे ही इंग्लिश में ही एडमिशन लेते हैं। अभी आप समझो कि मान लो आपके क्षेत्र में 2 स्कूल हैं, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, तो आप आजकल लोगों की टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन कराते हैं, भले बच्चे को कम समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, देखो हिंदी तो बच्चा बोल ही लेता है, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चा कहीं मान लो बाहर गया, अमेरिका गया, कहीं गया, कहीं नौकरी करने गया, तो उसको वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज में समझाएं। या आप एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, बच्चे के एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे, तो यहाँ पर 3 साल बच्चा गुजार देगा। यानी कि बच्चा 3 4 5 क्लास पास कर जाएगा, यानी प्राइमरी स्टेज पास कर जाएगा, जैसे पुराने वाले प्राइमरी स्टेज बोले। ठीक, अब हम लोग ये वाला 3 देखते हैं, यहाँ पर आ गए ये वाला 3, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज। और इसमें बच्चा क्लास 6 7 8 3 क्लास पास करेगा। ठीक, यहाँ पर बच्चे को थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि आजकल कंप्यूटर युग है। भाई देखो आजकल जैसे मान लो ज़िंदगी में आगे जाने के लिए खाली मेहनत ज़रूरी नहीं है, आइडिया, दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं, जैसे हमारे जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, अभी देखो 40-42 साल के हैं और दुनिया में मार्क अरबन खरबन रुपया पैदा करके रख दिया। ठीक, खाली एक आइडिया से। ऐसे आप हमारे अमेजॉन के CEO जो जेफ बेजोस जी हैं, उन्होंने देखो ऑनलाइन सेलिंग, नया आइडिया। तो ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे कि भाई नया आइडिया है तो आप पता नहीं दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा। ठीक, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट मैथ साइंस आर्ट ये सब वही रहेंगे। अब मान लो किसी बच्चे के इनमें सब में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए एक वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन रहेगी साथ में। ठीक, इसको व्यवहारिक शिक्षा भी बोलते हैं। मान लो कोई बच्चा कहता अरे हमें कंप्यूटर में नहीं आ रहा, रो रहा, हमको ये मैथ साइंस नहीं समझ में आती, हमको तो भैया मान लो कारपेंटर बढ़ई बनना, भाई उसके मान लो पापा बढ़ई है और उसको बढ़ईगिरी समझ में आती, तो चलो उसको भैया जाओ तुम बढ़ईगिरी सीखो जाए। ठीक, एक बच्चा उसके पापा मान लो इलेक्ट्रीशियन है, पंखा लगा, AC लगाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रीशियन इंटरेस्ट है, तो उसको कहा भाई चलो तू इलेक्ट्रीशियन बन जा। उसको इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कोई बच्चा मान लो फोटोग्राफी, मान लो उसके पापा मान लो फोटोग्राफर है, उसको फोटोग्राफी करने बहुत से फ़ोटो खींचने बहुत शौक है, तो भाई तू फोटोग्राफी सीख ले। अब कोई लड़की कोई बच्ची है मान लो उसको का सिलाई की शौक है, तो उसको सिलाई सिखा दी। या किसी खाना पकाने का शौक है तो उसको खाना पकाना सिखाया गया। तो ये व्यवहारिक शिक्षा यहाँ से यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो इस मिडिल स्टेज में आ जाएगी। तो बच्चे को प्रेशर नहीं रहेगा। ऐसे क्या होता है, बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती कोर्स लादा जाता, तुमको ये पढ़ना तो यही पढ़ना है। अब यहाँ तो बच्चे का इंटरेस्ट के ऊपर होगा।
जैसे थ्री इडियट मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा हो गया। ठीक, चलो इसके बाद अगली स्टेज की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए जो ये वाला 4, ये 4 क्या बता रहा है, ये जो फाइनल स्टेज है ये सेकेंडरी स्टेज है, ये आपकी 4 साल की है। कितनी है? 4 साल की। ठीक, तो यहाँ तक मतलब ये 4 साल यानी कि कक्षा 12, कक्षा कौन कौन सा आएगा? क्लास 9, 10, 11, 12, 4 क्लास आएंगे। तो क्लास 12 तक जो सरकार है वो आपके ऊपर नज़र रखेगी, आपकी देखभाल में, आपको अपनी देखभाल में रखेगी। उसके बाद वो आपको छोड़ देगी, भैया जाओ अब अपने ग्रेजुएशन कर जाके। अब ग्रेजुएशन के लिए भाई क्लास 12 तक तो बोर्ड के एग्ज़ाम रहता है। ठीक, बोर्ड के एग्ज़ाम तब सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट बोर्ड में, तो वो देखभाल कर देती है। उसके बाद कह दिया जाओ अब चले जाओ कहीं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में चले जाओ। ठीक, तो क्लास 12 तक पहले भी सरकार नज़र रखती थी हमारे ऊपर, अब हम रखेगी, अब भी वही चीज़ है। तो कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा उतना बड़ा चेंज नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ जो उसका पॉलिसी है वो एकदम बदल गई। ठीक, मतलब सरकार का जो देख रेख था कि बच्चे के ऊपर देख रेख क्लास 12 तक रखनी थी, अब वो अभी भी क्लास 12 तक देख रेख बच्चे की रखेगी। ठीक, तो देखो जो 4th स्टेज है ये वाला 4, इसमें क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लास आएंगी। ठीक, अच्छा सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे वो मान लो आपके सालाना एग्ज़ाम होते थे, ईयरली फाइनल एग्ज़ाम। हालांकि छमाही एग्ज़ाम होता है, मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले तो खैर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर एग्ज़ाम हमारे साल के बाद ही होते हैं, वहाँ किसी को ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, अब एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक, जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, तो बच्चे को हर सेमेस्टर में पास करना ज़रूरी होगा। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा तो उसके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, तो वो पढ़ना शुरू करेगा। अभी क्या होता है, बच्चे को पता है भाई क्लास 9th या 10th में बच्चा, अरे 1 साल बाद बोर्ड होगा, अरे चलो सो आराम से मस्ती से खूब मौज मस्ती करो, मोबाइल गेम खेलो, पबजी खेलो, दुनिया भर के गेम खेलो, यही लगा रहता है। लेकिन बच्चे को पता नहीं एग्ज़ाम होने वाला है, उधर से टीचर का प्रेशर, इधर का मम्मी पापा का प्रेशर, तो पढ़ो, पढ़ाई में जुटे रहो। तो बच्चा पढ़ने में, अच्छा बच्चे के स्कूल में इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले आ चुका, पढ़ाई में आ चुका, इंटरेस्टिंग बना दिया गया उसको। ठीक, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। जो नई शिक्षा नीति है इसका सबसे बड़ा पर्पज़ है कि बच्चे की मतलब जो पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए, उसको पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बनाया जाए, कैसे उसको मतलब ये किया जाए कि वो आगे बढ़ सके। जैसे आप देखते हो कई बार कई टीचर होते हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते होंगे या कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो कुछ टीचर जैसे होते हैं बच्चा उनको बहुत पसंद करते हैं कि भाई उनकी क्लास तो जाए, भाई क्लास छूट ना जाए, अरे 2 मिनट टाइम लेट हो गया, अरे क्लास में छूट जाए। और कुछ टीचर ऐसे हैं, अरे क्लास उनकी, अरे यार उनकी क्लास है आज। जैसे हम लोग जब थे BSc जब हम लोग कर रहे थे, तो कुछ टीचर, उनका नाम तो नहीं लेंगे हम, तो उनकी क्लास होती थी तो बैग उठा चुप से निकल लिए, या फिर पीछे बैठ के जाके क्लास में, अब बस ऐसे टिका के बैठ गए हाथ, बस वो अपने क्लास लेक्चर दिए चले गए, कुछ समझ में नहीं आता था करते क्या। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, बच्चा मज़ा ले, पढ़ाई मज़ा लेते लेते पढ़े, उसको ऐसा ना लगे कि उसके ऊपर बोझ लगा, उसको लगे कि हाँ वो आनंद आ रहा उसमें। ठीक, तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई स्ट्रीम नहीं। अभी तक होता था कि भैया बच्चा 10th में गया, ठीक, और 10th में गया साइंस साइड लेंगे, आर्ट साइड। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, कई लोग ज़्यादा तो साइंस लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, मल्टीपल ऑप्शन फॉर सब्जेक्ट, मतलब ये हुआ कि आपको मान लो अंग्रेजी में इंटरेस्ट है इंग्लिश में, या मान लो आप लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपने बायोलॉजी ले ली, मैथ में इंटरेस्ट है मैथ ले ली, किसी ने कहा नहीं हमें कॉमर्स भी पढ़नी, कॉमर्स भी ले लिया, किसी ने कहा हमको मान लो भूगोल पढ़नी तो भूगोल भी ले लिया, ज्योग्राफी भी ले लिया। यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं रही, खाली 10th रहेगा, 9, 10th रहेगा, लेकिन कोई स्ट्रीम साइंस आर्ट्स ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। ठीक, या कॉमर्स ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, 10, 11, 9, 10, 11, 12 में कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। ठीक, तो एक अच्छी बात है कि बच्चे को जो अच्छा लगे वो सब्जेक्ट पढ़े। नहीं अभी तो क्या होता है कि बच्चा साइंस में है तो उसको बायोलॉजी और मैथ लेनी है, और ये ज़रूरी है, बायोलॉजी या मैथ में से एक ले या फिर दोनों ले, ये ज़रूरी है, और बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी है मान लो। तो उसमें बच्चा जो है परेशान हो जाता है कि मान लो किसी को बायोलॉजी पढ़नी है और मान लो वो चाहता है फिजिक्स ना पढ़े तो ना पढ़े, खाली बायोलॉजी पढ़े। लेकिन अभी क्या है, साइंस में बायोलॉजी पढ़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी साथ में। ठीक, तो वो बच्चे की इंटरेस्ट होगा। ठीक, इसके बाद है इसमें यहाँ क्या किया जाए, टू डेवलप थिंकिंग, क्रिटिकल पावर। मतलब ये है कि बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता विकसित की जाए। अभी क्या होते बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं कि वो रट के चले जाते हैं। जैसे मान लो इतिहास भूगोल की बात करें या केमिस्ट्री बात करें, जैसे मान लो इतिहास में कोई कहा कि भाई
कि मान लो गांधी जी ने ये काम किया था, ऐसा बच्चा रट के गया कि गांधी जी मान लो अहिंसा के पालक थे, कभी उन्होंने हिंसा नहीं की। या चंद्रशेखर आज़ाद, वो हमेशा मतलब उन्होंने हिंसा का रूप, हिंसा का रास्ता अपनाया। अब बच्चे से पूछा जाएगा, मतलब ये सोचने पर कहा जाए कि अगर मान लो गांधी जी अहिंसा के पालक ना होते, वो हिंसा के पालक होते, या चंद्रशेखर आज़ाद मान लो वो हिंसा ना करते, वो अहिंसा में होते, तब क्या होता। तो इस तरीके से बच्चे को सोचने दिया जाएगा, हाँ तब अगर ऐसा होता तब क्या कंडीशन होती। या सुभाष चंद्र बोस, मान लो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर सुभाष चंद्र बोस बोलते कि नहीं भैया किसी को मारना मत, सबसे हाथ जोड़ के मिलो, बिल्कुल हिंसा अहिंसा के पालक हो जाते, तब क्या हो सकता था। तो ये सोचने की क्षमता डेवलप की जाएगी। जो रटा रटाया लिखा हुआ वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे के अंदर मतलब एक डेवलप होगा कि कैसे नई नई चीज़ें सोची जाएँ। यही चीज़ होती है। जैसे आईएएस का कोई इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पर यही सब देखा जाता है कि इसके अंदर जो इसकी स्किल है, कितनी स्किल है, कितना ये सोच सकता है, ठीक। और उसके बाद अगर यहाँ पर बच्चा कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है। जैसे मान लो किसी को इटालियन लैंग्वेज पढ़नी है, किसी को मान लो कहीं दूसरे की लैंग्वेज पढ़नी है, बांग्लादेशी भाषा पढ़नी है, कोई भी भाषा पढ़नी है, वो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर पढ़ सकता है वो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी वो करी सरकार ने कि यहाँ पर चाइनीज़ भाषा को उन्होंने हटा दिया है कि चाइनीज़ भाषा नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि चाइना थोड़ा विवाद चल रहा है। चाइना आप जानते हो बड़ा गंदा कंट्री है, ठीक। आजकल पूरे चाइना ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, तो चाइनीज़ भाषा को हटा दिया गया। हालांकि ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लगती, क्योंकि चाइनीज़ भाषा अगर रहेगी तो देखो चाइना से हमारी दुश्मनी भले ही है जो कुछ है, ठीक, लेकिन हमारी चाइनीज़ भाषा से कोई दुश्मनी नहीं। चाइनीज़ पढ़ के बच्चा क्या करेगा, जो मान लो कोई बच्चा सैनिक बन गया पढ़ने के बाद, या कोई बच्चा कर्नल बन गया और वो बॉर्डर गया, अब उधर वाले चाइनीज़ हैं, वो अपनी चाइनीज़ भाषा में कुछ बोल देंगे, इधर वाले समझ ही नहीं पाएंगे। अब अगर किसी को चाइनीज़ आती है तो वो समझ लेगा ये क्या प्लानिंग बना रहे हैं, या सुन ली बात। या मान लो कोई चाइना में गया, अब उसको चाइना की भाषा ही नहीं आती है, अब चाइना की भाषा नहीं आती है तो क्या करेगा, अरे भैया वहाँ कुछ समझ ही नहीं पाएगा। अब अगर पूरी दुनिया में हम लोग बात करें, आज भारत हमारे इंडिया जो है चाइना से एक बात में सबसे आगे है कि विदेशों में नौकरी पाने में हमारा भारत सबसे आगे है, चाइना से आगे है। काहे है, क्योंकि हमारे जो भारत के लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आदमी पढ़ा लिखा है तो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। अब मान लो आप इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, आपको अंग्रेजी आती तो नौकरी मिल सकती वहाँ पर भाई। अब आपको अंग्रेजी आती नहीं, वहाँ का आपका काला अक्षर भैंस बराबर, आपको कुछ पता ही नहीं, बोलने नहीं आता, तो कहाँ से नौकरी पा लोगे। तो चाइनीज़ वाले लोगों ने क्या किया, चाइना वालों ने अपनी भाषा में सब कुछ सिखाते हैं, इसीलिए चाइनीज़ लोगों को बाहर नौकरी नहीं मिल पाती है। आप देखो बाहर वाले चाइना के आदमी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक। तो चाइना के आदमी ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर उनको नौकरी जल्दी नहीं मिल पाती क्योंकि उनको भाषा नहीं आती। एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी जो होता है चाइना का, उसको अपनी चाइना की भाषा तो आती है अच्छे से, लेकिन अंग्रेजी बोलना ढंग से नहीं आती है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जो भारत के लोग हैं इनको अंग्रेजी आती है, लेकिन चाइनीज़ भाषा को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो चाइना की भाषा सीख के वहाँ चाइना में जाके अपना कुछ बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकें, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ये पूरा सिस्टम। अब यहाँ तक तो आपसे सरकार आपके ऊपर पूरी नज़र रखी थी कि भैया बच्चा क्या कर रहा, क्या हुआ, ठीक। तो यहाँ तक बच्चा कितने साल हो गया, 3 साल से एंट्री हुआ था, 5, 8 और 3, 11 और 3, 14 और 4, 18 साल बच्चा हो गया। मान लो 18 साल का हो गया, अब वो 12th पास कर गया। अब 12th पास करने की सरकार ने कह दिया भैया अब तुम जाओ जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। अब क्या करें, अब जाने मान लो किसी को ग्रेजुएशन करनी है, अब मान लो किसी को कंपटीशन देना है, जो 12th के बाद है वो अपना कंपटीशन तैयारी करे जाके। अब मान लो किसी को ग्रेजुएशन करना, किसी को आईएएस समझाना है, किसी को पीसीएस समझाना, तो उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। तो ग्रेजुएशन क्या रूल है वो भी समझ लो। देखो ग्रेजुएशन 4 साल, अब ग्रेजुएशन हमारा 4 साल का हो गया, ठीक। पहले ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया। अच्छा यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात करी सरकार ने, क्या बढ़िया बात करी, बढ़िया बात ये करी है कि पहले क्या होता था कि आप ग्रेजुएशन करने गए और 1 साल पढ़े, मान लो बीए या बीएससी जो कुछ किया, अब 1 साल बाद आपने छोड़ दिया, किसी वजह से पढ़ाई छूट गई तो आपका 1 साल बर्बाद, या 2 साल बाद छूट गए तो भी बर्बाद। अब आप बीएससी करके 2 साल बाद बीएससी करके कहीं नौकरी करने जाओ तो भगा देंगे, भाग यहाँ से 2 साल क्या होता है, 3रे साल का नहीं पढ़ा है, तेरे पास डिग्री नहीं है तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा, अगर 1 साल बाद किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसने 1 साल पढ़ाई की, उसको केवल सर्टिफिकेट बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी, यहाँ भी बीए बीएससी बीकॉम ये सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक। बीए बीएससी बीकॉम नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, खाली आप ग्रेजुएट कहलाओगे।
तो 1 साल पढ़े तो भी आपके काम आ गया। अगर आपने 2 साल पढ़ा तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, यानी आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के बेस जो नौकरी होंगी वो आपको मिल जाएंगी, मतलब आपका साल बर्बाद नहीं होगा। और 3 साल कर लिए पूरे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, तब आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप जॉब और कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब और कंपटीशन जैसे आपका IAS हो गया, PCS हो गया, जो भी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है वो आप यहाँ पे जा सकते हो 3 साल बाद। मतलब अब आप ये मत सोचना कि हमें 4 साल पढ़ने के बाद यहाँ पे जा सकते हैं, आप 3 साल पढ़ने के बाद ही जा सकते हैं। यानी कि जितने साल पहले खर्च हो रहे थे उतने साल अभी भी खर्च होंगे आपके, ज़्यादा साल नहीं लगेंगे। अब ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन 4 साल हो गया तो हमें 1 साल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको IAS बनना है, PCS बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी है तो आपको केवल 3 साल तक का ही ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मान लो कोई चाहता नहीं हमें 1 साल अभी और पढ़ना है तो 1 साल और पढ़ दे। अगर 1 साल और पढ़ लिया तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ग्रेजुएशन रिसर्च लिखा रहेगा। ठीक, तो ये तो ग्रेजुएशन हो गया हिसाब किताब। अब मान लो किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट में या तो 1 साल का होगा या 2 साल का। ठीक, अब 1 साल का या 2 साल की ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम 1 साल कर लेंगे 2 साल का। देखो जो 4 साल का ग्रेजुएट किया होगा उसको पोस्ट ग्रेजुएट में केवल 1 साल खर्च करना पड़ेगा। और जो 3 साल का ग्रेजुएट किया होगा, मान लो 3 साल बाद भाग गया, अब उसको जगह नशा पढ़ाई का फिर से कि हमको पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो अगर 3 साल भाग गया तो बेटा 2 साल का करना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि 3 साल करने के बाद फिर 1 साल बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 3 साल करके निकल गए थे तो 2 साल आपको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट, और अगर आप 4 साल बाद तो 1 साल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी MA MSc ऐसा MCOM कुछ नहीं होगा, और ये आपका खाली पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। इसका सिलेबस अभी डिसाइड होगा, सरकार अभी डिसाइड करेगी, बताएगी आपको सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी अभी सरकार को बहुत सारा काम करना है। ठीक, MPhil डिग्री ख़त्म कर दी गई। ठीक, PhD आपकी 4 साल की है, ये पहले जैसा लगभग खाली ये है MPhil ख़त्म कर दिया गया, बाकी PhD पहले भी लगभग 4-5 साल की होती थी, अब भी 4 साल की, उसमें कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। ठीक, तो ये तो पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तक की बात हो गई। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है, मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अब 1 साल बाद उसके बाद पैसा ख़त्म हो गया, या उसके फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, या मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई, 1 साल या 2 साल बाद वो चला गया, मान लो नहीं पढ़ पाया, तो अभी क्या है कि आप 2 साल कर पढ़े BSc में या BA में, तो आप जब दोबारा आओगे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो जब अब आप एडमिशन लोगे तो आपको इसी के आगे पढ़ना पड़ेगा। केवल आपको 3 साल करोगे तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 2 साल और कर लिया तो डिग्री मिल जाएगी। ठीक, और अगर मान लो कोई 2 साल बाद पढ़ छोड़ा था तो उसको 1 साल और पढ़ दे तो डिग्री मिल जाएगी, या 2 साल पढ़ दे तो रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। तो यानी कि आप बीच में से एंट्री मार सकते हो, पहले बीच में से एंट्री नहीं मार सकते थे, और बीच में से निकल भी सकते हो। मतलब ये है कि आप 2 साल बाद निकल गए तो डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा का तो सर्टिफिकेट है ना, तो आपको जहाँ डिप्लोमा लेवल के जॉब होंगे वहाँ जॉब मिल जाएगा। हाँ, ये वाले नहीं मिलेंगे डिग्री वाले। ठीक, तो टाइम उतना ही लगना जितना टाइम पहले लग रहा था, अभी भी टाइम उतना ही लगेगा। बस ये पहले बच्चा 6 साल से शुरू करता था, अब 3 साल के छोटा बच्चे है ना, वही जाके स्कूल में अपना उधम काटने लगेंगे। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसके कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या निगेटिव पॉइंट और क्या अच्छे पॉइंट है इसके। देखो, पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, पहला है कि इसमें GDP, जो हमारे देश की GDP है, उसको टोटल 6% खर्च किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक, अभी तक जो था, अभी तक टोटल 3% खर्च किया जाता था, अब 6% यानी डबल हो जाएगा। ठीक, यानी जो जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उससे डबल खर्च किया जाएगा। अच्छी बात है भाई, शिक्षा पे खर्च करें जितना ज़्यादा, जितने लोग शिक्षित होंगे उतना ही देश हमारा विकास करेगा। स्कूल फी वाला एक सबसे बड़ा मसला जो फंसा था, जो आजकल बड़ा मतलब लोगों को परेशान करता है, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, अब वो मनमानी फ़ीस ले रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000 महीना, कोई 5,000। अब कोई स्कूल तो भैया लाखों रुपए में साल में ले रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख। देहरादून में ऐसे स्कूल हैं 10 लाख रुपया फीस लेते हैं साल में। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, स्कूल की कैटेगरी बना दी जाएगी कि ये स्कूल इस स्टैंडर्ड का, ये स्कूल इस स्टैंडर्ड का, उसके स्कूल के स्टैंडर्ड बना दी जाएंगे। उस पर गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। तो उस जिस स्टैंडर्ड में स्कूल आएगा, मान लो स्टैंडर्ड A B C ऐसे बना दिया गया, A ग्रेड स्कूल है तो उसकी फ़ीस इतनी तय कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कम भले ले लो, कम ले लो, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा वसूल नहीं सकते। जो यानी स्कूल जो थे, स्कूल क्या थे भाई, खून चूसने का एक जरिया थे, पेरेंट्स का खून चूसने, मार पेरेंट बेचारा
कुछ भी करे तो फीस तो देने देना, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी फ़ीस तय होगी, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। और तीसरी वोकेशनल ट्रेनिंग, देखो जैसे अभी तक क्या होता था कि कोर्स हमारे ऊपर लादा जाता था ज़बरदस्ती, ये पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, मैथ पढ़ो। अब ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा मान लो उसको पढ़ना लिखने में नहीं इंटरेस्ट, फोटोग्राफी करना है, या मान लो उसको किसी को बढ़ईगिरी करनी है, किसी को मान लो सिलाई करनी है, जो भी करना, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं। रिजल्ट, अब रिजल्ट कैसे बनेगा, मार्क्स, उसमें देखो एक सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब अपने आप के बारे में पता करना। जैसे क्या होता है कि मान लो हम शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं और पास नहीं हुए, और बाद में जब बड़े हो गए तब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, यानी हमने ये कमी कर दी, ये कमी कर दी, यानी सेल्फ असेसमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट सिखाया जाए कि बच्चे को तुम बताओ कि तुम किस लायक हो, क्या काबिल हो। ठीक। दूसरा, फ्रेंड, जो हमारे दोस्त लोग होंगे वो बच्चे के बारे में बताएंगे। जैसे टीचर ने कहा बताओ ये बच्चा कैसा है क्लास में, या किसकी एक्टिविटी कैसी है, तो वो बच्चे बता देंगे हाँ सर ये ऐसा 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 है। तो उसके जो फीडबैक होगा बच्चों का, उस पर भी डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट। और टीचर का तो है, ये टीचर का तो रोल रहेगा। ठीक। तो ये सब मिला के उसका रिजल्ट बनेगा। यानी अब पूरी डोर, जैसे पहले पूरी डोर टीचर के हाथ में थी कि टीचर ने कहा हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले तो फेल कर देंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब उसमें पूरा असेसमेंट होगा, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी को एंट्री दी गई है, मतलब जो आपके यूजी यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, उसके लिए यूनिवर्सिटी को दिया गया कि भाई तुम लोग आ जाओ। हालांकि ये चीज़ जो थी, ये हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, उसमें भी ये प्लान आया था, लेकिन उस समय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वो अपोजिशन थी, उन्होंने उस समय उसका विरोध किया था। ठीक। और ये चीज़ एक नॉर्मल सी बात है कि जो पार्टी अपोजिशन होती है वो हमेशा अपोज करती है, वो एक पॉलिटिक्स बात है, खैर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, अब ये है कि मान लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। पहले अच्छा इसमें एक कमी ये थी उस समय कि एक आ गया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी आए वो 50 करोड़ रुपया पहले डिपॉजिट करे, कि कहीं वो बच्चों की फीस लेके भाग ना जाए। तो किसी यूनिवर्सिटी ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि 50 करोड़ रुपया जमा करो, 50 करोड़ में 100 करोड़ यूनिवर्सिटी खुल जाती है, 50 करोड़ इन्हें दे दो, तो पैसा कहाँ लाए इतना। तो अब वो चीज़ हटा दी गई कि भैया 50 करोड़ जमा नहीं करना जरूरी, आप आके अपना चलाओ। अब ये भी नहीं कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी उठी चली आ रही कि चलो भैया यहाँ कोर्स चला दो। कोई मान लो तालिबान के आतंकवाद लोग दिखाए, हम भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, अब पता चले वो वहाँ पे आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई बम फेंकना सिखाएं। पाकिस्तान कोई चली जाए, कराची यूनिवर्सिटी चली जाए और कुछ दुनिया भर का सिखाने लगे। तो ये सब नहीं, केवल जो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि कोई भी यूनिवर्सिटी लाके एरा छोड़ दें यहाँ पर। ठीक। और उसके बाद देखो इसमें 6 डिपार्टमेंट बनाए गए, सॉरी नंबर 6 में 4 डिपार्टमेंट बनाए गए। एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, सिलेबस वगैरह तय करेगा, कितना क्या सिलेबस करना है, घटाना बढ़ाना। और दूसरा डिपार्टमेंट टीचर की रेगुलरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में पंखा लगा कि नहीं लगा, बिजली आई कि नहीं आई, टीचर आ रहा कि नहीं आ रहा, टीचर मस्ती कर रहा कि क्या कर रहा, उसके वो डील करेगा। एक डिपार्टमेंट सैलरी वगैरह डील करेगा, भाई टीचर सैलरी मिली कि नहीं मिली, किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, कौन बच्चा गरीब है, कौन अमीर है, किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं। और एक डिपार्टमेंट रिजल्ट देखेगा कि रिजल्ट बच्चों का सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजल्ट सही बना है कि नहीं बना। तो ये 4 डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। ठीक। इन पर सब पे काम चल रहा है। और साथ में है टीचर ट्रेनिंग, हालांकि इसको भी सरकार ने पूरी तरीके से ओपन नहीं किया कि देखो जैसे क्या होता है कि कई बार टीचर को नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेजेबल टीचर, कैसे हमने कई से टीचर देखे हैं कोचिंग फील्ड में। ऐसे भाई हम भी एक प्राइवेट टीचर हैं तो कोचिंग फील्ड में देखे हैं, बहुत नॉलेज वाले टीचर हैं, लेकिन बच्चों को वो समझा नहीं पाते, अपनी बात बच्चों तक कह नहीं पाते, अब बच्चों की खोपड़ी के ऊपर से निकल जाता। तो उन टीचरों को, ऐसे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया ऐसे ऐसे समझाओ बच्चों को। जैसे हम मेडिकल बैच पढ़ाते हैं, अब कई बच्चों को क्या होता है 12th पास करके आए हैं, अब उनसे पूछो 1/2 + 1/2 कितना होता है, तो कई बार बच्चे ये तक नहीं बता पाते हैं। या उनसे पूछ लो 0.01 गुणा 0.01 ऐसे पूछ लो, इसका आंसर नहीं बता पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग तो चूँकि समझ चुके ऐसे बच्चे को, तो हम लोग क्या करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताते हैं। अब कोई टीचर आ गया, कोई हाई फाई टीचर है, मान लो बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो अपनी ऐठम रहेगा, वो तो ये सब चीज़ें बताएगा नहीं। अब बच्चे के तो दिमाग से ऊपर से गुजर गया, वो तो अपना आके दुनिया भर के पढ़ा के चला गया, अंग्रेजी बोल चला गया। तो टीचर को ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे को कैसे डील करो। भाई पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, पढ़ाई को बोझ मत बनाओ कि बोझ लाद दिया भैया, अब बच्चा हमारी पढ़ाई बोझ तले दबे जा रहा है, तो वो नहीं करना। ठीक। और इसके बाद इसके ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए।
ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। एक तो इंग्लिश वाला है, जैसे इन्होंने कहा था कि छोटे बच्चे हैं उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं, रीजनल भाषा में सिखाओ। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा है, इस पर कोई लोग बवाल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं बवाल करने की, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। देखो, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है उनका बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और हालांकि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शनल रखना चाहिए कि जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़े और रीजनल भाषा में पढ़ना चाहे रीजनल भाषा में पढ़े। दूसरा इसमें कमी है कि सेंट्रलाइज कर दिया पूरा सिस्टम, मतलब अब पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। पहले स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड करती थी ये ऐसा ऐसा करना ऐसा करना, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक अधिकार एक तरीके से वो सब तो इसमें छिन जा रहेगा। ठीक, तो इस पर थोड़े से निगेटिव पॉइंट है, हालांकि निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट ओवरऑल ज़्यादा है। ओवरऑल ये सिस्टम अगर हमारे यहाँ लागू हो जाता है तो बहुत बढ़िया सिस्टम है और इससे शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार होगा। अब एक चीज़ इसमें सरकार को और करना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको जैसे कोचिंग फील्ड में क्या होता है, कोचिंग फील्ड जैसे हमने कई कोचिंग पढ़ा है बड़ी बड़ी कोचिंग में, तो जैसे अहमदाबाद हम एक अच्छी बड़े ब्रांड में पढ़ाते थे तो हमारा फीडबैक लिया जाता था कि भाई बच्चों से लिखवाया जाता था पेपर पे कि बताओ ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है कैसा पढ़ा रहा है। तो जैसे हमारा एक बार फीडबैक हुआ है क्लास में, तो भाई फीडबैक हमारा बड़ा ख़राब गया, क्योंकि उस क्लास में बच्चे बहुत कमज़ोर थे। अच्छा, हम पढ़ाते थे बहुत डिटेल में, तो फिर हमें दूसरे बैच में लगाया गया, दूसरे बैच में क्लास लिया, एक हफ्ते बाद वहाँ फीडबैक हुआ, वहाँ बहुत गजब फीडबैक आया, बच्चों ने मार्क्स सबने लगभग सबने बहुत बढ़िया, क्योंकि उस क्लास बच्चे अच्छे बच्चे थे, टॉपर वाले बच्चे। तो उससे क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हमको जो है इस वाले बैच में नहीं चल पाएंगे, हम इस वाले बैच में लगा दो, क्योंकि ये सर पढ़ाते तो बेसिक लेवल से लेकिन ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो उसमें लगा दिया गया हमें। तो ऐसे ही क्या हो कि भाई टीचर का एक असेसमेंट हो, एक टीचर का फीडबैक हो, बच्चों से पूछा जाए, बच्चों से लिखवाया जाए या पूछा जाए कि भैया एक किताब के लास्ट में एक पेज ऐड कर दिया या कुछ भी किसी तरीके से कि टीचर के फीडबैक बताओ कि ये टीचर अच्छा है कि नहीं है। कभी कभी कि टीचर है कैसे चले आए, मान लो कोई चले आए, मान महंगी घड़ी पहन ली, बहुत महंगा कपड़ा, मास्क चश्मा वश्मा लगा के चले आए। अब जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनके मन में हीन भावना आ जाती है कि टीचर हमारा इतना अमीर है, कार से आ रहा मान लो, और हम कितने गरीब में फटे पुराने कपड़ा पहने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को एक सिंपल रहना चाहिए, एक क्योंकि टीचर समाज को एक दिशा देता है, एक सही दिशा देता है। टीचर की भविष्य एक तरीके से देश का भविष्य बनाने में टीचर का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये था नई शिक्षा नीति के बारे में। अब ये लागू होने की बात कही, देखो ये अभी तो लागू नहीं होने वाली, हाँ 2022 से ये नीति लागू होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तो कोरोना बनाना चल रहा है। 2022 से हो सकता है लागू हो जाए, हो सकता है इसके आगे भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों और बच्चों, तो बच्चों लोगों, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, इसको इतना शेयर करो कि सब लोग इसके बारे में जान जाएं, और जो कन्फ्यूजन है 5, 3, 11 ये सब आपका 11, 14 ये सबके दिमाग से दूर हो जाए। चलो मिलते हैं लोग अगले किसी बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।